हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम खान सर का बुक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का बुक है, उसका 3rd नंबर चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा चैप्टर 1st और 2nd पूरा हो चुका है, और ये 1st और 2nd चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पर चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को देखना है हमें 3rd नंबर चैप्टर में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो प्रस्तावना को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? तो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? तो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में। नेक्स्ट, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग किस संविधान का अनुसरण करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? तो 1955 के आवारी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? तो 1955 के आवारी अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान में किस उपबंध को अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? तो प्रस्तावना का। नेक्स्ट है, क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति प्राप्त है? तो नहीं। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति प्राप्त है? तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता? तो यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपालवाद 1954 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता? तो इंडियन यूनियन बनाम मदन गोपालवाद में 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वह प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होती है? तो बेरूबारी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वह प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होती है? तो बेरूबारी यूनियन का मामला। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह
निर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? तो बेरूवारी यूनियन मामला 1960 में। बेरूवारी यूनियन मामला 1960 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? तो बेरूवारी यूनियन मामला 1960 में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? तो नकरा बनाम भारत संघ में। नकरा बनाम भारत संघ में। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना है जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 में। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में। उद्देशिका को देखते हैं हम। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी नीति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हम भारत के लोग, ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हैं। ये शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हैं एवं इससे तीन बातें स्पष्ट होती है। पहला, संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा, संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तीसरा, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो इसका आशय है कि भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? तो हरमन फाइनर ने। किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? तो हरमन फाइनर ने। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में।
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। नोट याद, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो नोट में प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ये विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभी निर्धारण किस मामले में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला में 1973 में। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभी निर्धारण किस मामले में किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला में। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला में। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है? तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामला में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विचार। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे सपनों को भारत का वर्णन करता है। महात्मा गांधी। प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे सपनों के भारत का वर्णन करता है। तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। तो एर्नेस्ट बार्कर अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। तो एर्नेस्ट बार्कर अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो सुभाष कश्यप ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा सुभाष कश्यप ने। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार एवं बंधुत्व के भाव से अभिसिंचित हो है। तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। हमारे संविधान की आत्मा में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है। उसकी अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार एवं बंधुत्व के भाव से अभिसिंचित है। तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी। नेक्स्ट, प्रस्तावना भारत के संविधान की अभिन्न अंग है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995। तो प्रस्तावना भारत के संविधान का अभिन्न अंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन और रिसर्च एवं अन्य 1995। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान में प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट बेरूबारी यूनियन केस 1960 के मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेरूबारी यूनियन केस 1960 के मामले में। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है जिसका अर्थ यह है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। नेक्स्ट, प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। तो सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता
कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। तो सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में यह कहा था। नेक्स्ट है, समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1980 के मामले में कहा। समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1980 के मामले में। नेक्स्ट, पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। तो सुप्रीम कोर्ट SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषता है। सुप्रीम कोर्ट SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में कहा। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्तियों, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। तो सुप्रीम कोर्ट RC पौड्याल बनाम भारत संघ 1993 के मामले में यह कहा। हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ है लोगों की शक्तियों, इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। तो सुप्रीम कोर्ट RC पौड्याल बनाम भारत संघ 1993 के मामले में यह कहा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो KM मुंशी ने कहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो KM मुंशी ने यह कहा। समाजवादी क्या है इसके बारे में दिया, देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। इसको एक ऐसे आर्थिक दर्शन के रूप में समझा जा सकता है जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में होते हैं। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। तो राज्य के अलावा निजी क्षेत्रों के लोगों द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। पंथ निरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव है तथा जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही पंथ निरपेक्षता है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म उसके लिए समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामले में तटस्थ हो रहेगा। तो वही पंथ निरपेक्षता है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म उसके लिए समान होगा। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है और जितना जो भी धर्म है राज्य में वो सभी समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। नेक्स्ट है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बारे में देखते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों की सरकार हो। तो जनप्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधि जो चुन के जाता है उसका सरकार हो। भारत में संसदीय सरकार की स्थापना करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति आनुवंशिकता के आधार पर नहीं को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना के लोकतंत्रात्मक गणराज्य को सार्थक बनाया गया है। नेक्स्ट है न्याय के बारे में देखते हैं। न्याय का क्या है अर्थ। प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की इन तत्वों को रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया है। ये शब्द न्याय कहाँ से लिया गया? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा। संविधान में व्यक्ति की गरिमा के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। अनुच्छेद 17 में दिए गए मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना है। अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत होता है क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपनी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है, यानी सीधे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है आदमी व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए। तो हमारा 3rd नंबर चैप्टर समाप्त हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।